दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की सौतेली परी माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी लोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परी लोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना, सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परी लोक की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परी लोक की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी, तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परीलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तो अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परीलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती। लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो
अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ। अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परी लोग की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परी लोग की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी, मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परी लोग की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। कुंजपुर नाम के एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। वहाँ की रानी मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी कराने का फैसला करती हैं। रानी मधु जीते जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन रानी मधु अपने बेटे के पास जाकर उससे कहती है, बेटा, तेरे लिए इतनी खूबसूरत राजकुमारियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी राजकुमारियों का रिश्ता मना क्यों कर देता है बेटा? माँ, शादी तो एक ही बार होती है ना, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो राजकुमारी तुम्हारा और हमारे गांव और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का समय बहुत बदल चुका है। नेक और अच्छी राजकुमारी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो सभी राजकुमारियाँ बुरे लोगों की तरह मतलबी और स्वार्थी होती जा रही हैं। आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है एक न एक दिन मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी जरूर मिलेगी। रानी मधु से इतना कहकर राजकुमार वहाँ से सैर करने के लिए चला जाता है।
राजकुमार घोड़े पर सवार होकर पास के राज्य में पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक समायरा नाम की राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी समायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी समायरा की खूबसूरती देखकर राजकुमार की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी और वो अपने आप से ही कहता है, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत राजकुमारी कभी नहीं देखी। काश चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इसका मन भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। राजकुमार एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बहादुर थे। साथ ही साथ राजकुमार ने एक जादूगर से जादू करना भी बहुत अच्छे से सीखा था। इसीलिए राजकुमार अपने आप को एक यूनिकॉर्न के रूप में बदल देते हैं। यूनिकॉर्न बना राजकुमार राजकुमारी समायरा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर राजकुमारी समायरा जल्दी से वहाँ से जाती है और उसके लिए हरी हरी घास तोड़कर लाती है और उस यूनिकॉर्न को बहुत ही प्यार से खिलाने लगती है। यूनिकॉर्न राजकुमारी समायरा से कहता है, राजकुमारी, असल में मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं एक यूनिकॉर्न बन गया हूँ। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या अब तुम पूरी जिंदगी इसी तरह यूनिकॉर्न बने रहोगी क्या? अरे नहीं नहीं, अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत राजकुमारी से हो जाएगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ पर राजकुमारी समायरा की सहेलियाँ आ जाती हैं। राजकुमारी समायरा अपनी सहेलियों को यूनिकॉर्न की सारी परेशानी बताती है। राजकुमारी समायरा की बात सुनकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, अरे नहीं नहीं समायरा, तुम इस यूनिकॉर्न से शादी मत करना। मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो ये फिर से राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है कि ये तुम्हें मारकर खा भी जाए। हाँ, मैं भी छाया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देख समायरा, तो हमारे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिकॉर्न एक मायावी यूनिकॉर्न है। बहला फुसलाकर वो तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। तू गलती से भी इस मायावी यूनिकॉर्न के जाल में मत फंसना। चल यहाँ से। हो सकता है कि तुम लोगों की बात सच भी हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना ये तो गलत है ना। इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इस यूनिकॉर्न से शादी करके इसे इसके असली रूप में लाना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी समायरा उस यूनिकॉर्न को अपने महल में लेकर जाती है। राजकुमारी समायरा अपनी माँ को सारी बात बताती है। राजकुमारी की बात सुनकर उनकी माँ गुस्से में कहती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? खबरदार, अगर तूने इस यूनिकॉर्न से शादी की, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजकुमारी समायरा उदास होकर बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है। तभी उस राज्य की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, अरे ये देखो, राजकुमारी समायरा आ गई अपने यूनिकॉर्न के साथ। ये तो बेवकूफ राजकुमारी है। संध्या की बात सुनकर वहाँ खड़ी और भी लड़कियाँ राजकुमारी समायरा पर हंसने लगती हैं। लेकिन राजकुमारी समायरा बिना किसी बात की परवाह किए उस यूनिकॉर्न से शादी कर लेती हैं। शादी होने के बाद राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। सुंदर राजकुमार को देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये तो पास वाले राज्य का राजकुमार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया।
राजकुमारी समायरा, सचमुच तुम एक बहुत ही दयालु और एक अच्छी राजकुमारी हो। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी समायरा को अपने महल में लेकर जाता है। राजकुमारी समायरा को देखकर राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह राजकुमारी समायरा एक रानी बनकर हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है। लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है। इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है। मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताजा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है। और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ, तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा।
सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं। रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा? तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया, तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।